प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक युवक की जन्म कुंडलिका में अध्ययन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इनके मुख्य प्रश्न अपने विवाह और आगे के भविष्य से जुड़े हैं, तो आज उनके उत्तर भी हम इन्हीं की कुंडली से खोजेंगे और उनके उत्तर भी हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही इनकी कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग बने हैं जो इनको कुछ अलग जीवन प्रदान कर रहे हैं या फिर इनको जीवन में ऊंचाई प्रदान करेंगे, इस तरह की सभी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। इसीलिए आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। आइए बिना विलंब किए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप डिटेल से एक बार मैं बोल देता हूँ, आप अपने भी इनकी कुंडली बनाना चाहे तो बना लीजिए। 14 अगस्त 1993 रात के 9:30 और जन्म स्थान मिराज महाराष्ट्र का है। इनकी जन्म कुंडली बनी है मीन लग्न और मिथुन राशि की। देखिए, मीन लग्न जल तत्व का लग्न है, मिथुन राशि जो है ये वायु तत्व की राशि है। तो जल तत्वीय लग्न, वायु तत्वीय राशि, दोनों का प्रभाव देखा जाए तो दोनों का काम है बहना। तो इसलिए ये बात देखने को मिलेगी कि राशि और लग्न का तत्व इनको जीवन में जल्दी सफलता दिलाने में अवश्य से सहयोगी सिद्ध होगा, जीवन में आगे बढ़ाने के लिए बहुत मजबूत स्थिति बनाएगा। ये भी आप जानते हैं कि हाँ, लग्न और राशि के स्वामी जो है इतने कोई बड़े मित्र आपस में नहीं है, लेकिन दोनों में कोई शत्रुता भी नहीं है। बुध और गुरु के अंदर शत्रुता भी नहीं है, कुंडली में तात्कालिक मित्रता में भी है। तो ये बात भी इनको जीवन में सफलता दिलाने में अवश्य से सहयोगी सिद्ध होगी। यहाँ पर एक बात ये भी है कि लग्न भी जो है वो द्विस्वाभाविक लग्न है, राशि भी द्विस्वाभाविक राशि है। ऐसी अवस्था में एक बात जरूर देखने को मिल जाती है कि ऐसे व्यक्ति के मन में बहुत अधिक विचार चलते रहते हैं और ऐसे व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता। साथ में कई बार हर चीज में दुविधा, कंफ्यूजन ऐसे व्यक्ति के साथ बनी रहती है। अधिक बातें सोचना, अधिक चिंता करना, कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का निश्चित ही स्वभाव बन जाता है। हालांकि कुंडली में ग्रहों की मजबूती अच्छी है, जैसे मंगल का प्रभाव, गुरु का प्रभाव लग्न पर आ रहा है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति न केवल अच्छी सफलता भी अर्जित कर लेगा, बल्कि अपने विचार से ही, अपनी सोच से ही जीवन में जो कुछ ये हासिल करना चाहता है वो हासिल भी कर लेगा। यहाँ पर देखिए, मीन लग्न का होने के कारण निश्चित ऐसा व्यक्ति भावुक स्वभाव का होता है, अधिक बातें सोचता है, मन में सदैव कल्पना करते रहता है। मन ऐसे व्यक्ति का कभी शांत रहता ही नहीं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे ही कार्य करे जहाँ पर इसे अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने मानसिक स्थिति से जुड़ करके कोई कार्य करना हो, तो वहाँ पर ऐसा व्यक्ति अधिक सफलता प्राप्त कर पाता है। बजाय ऐसे कार्य जहाँ पर ऐसे व्यक्ति को बहुत मेहनत करना हो या बहुत ज़्यादा अपना हार्डवर्क लगाना हो, ऐसे कार्यों में ऐसे व्यक्ति सफल नहीं हो पाते। यहाँ ये बुद्धिजीवी आते हैं पूरी तरह से, क्योंकि गुरु का और बुध का प्रभाव बुद्धिजीवी बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। ऐसे में इनके लिए ये आवश्यक है कि कहीं ना कहीं अपने जीवन काल में ऐसे ही कार्यों में बढ़े जहाँ पर इनको अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग लेना है और अपने बुद्धि विवेक से कोई कार्य करना है। इनका नक्षत्र भी आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र राहु का होने के कारण कई बार मन में दुविधा ये भी उत्पन्न करता देखा गया है, लेकिन व्यक्ति को जो ये व्यक्ति सोच ले वो कर दिखाने की क्षमता प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित ही जो चाहता है वो प्राप्त करता है, हालांकि अन्य से जो प्रशंसा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म होने पर एक और बात आप नोटिस कर पाएंगे जीवन में कि ऐसा व्यक्ति सभी के लिए करने का प्रयास करता है और बल्कि सभी क्षेत्रों का ऐसे व्यक्तियों को ज्ञान भी होता है। लेकिन वही बात है कि अन्य के सहयोग में कई बार थोड़ी कमी होती है। ऐसे व्यक्ति को अपने दम पर सब कुछ हासिल करना पड़ता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति स्वयं के दम पर सब हासिल कर भी सकता है। जीवन के 32वें वर्ष से सफलता चालू होती है, जो निरंतर फिर ऐसे व्यक्ति को आगे ऊंचाई प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये सब बातें इस नक्षत्र में अच्छी होती है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें तो यहाँ पर इनके मीन लग्न और मीन लग्न के स्वामी तो यहाँ पर गुरु बनते हैं, जो दशम भाव के भी स्वामी हैं। ये सप्तम भाव में मंगल के साथ में बैठे हैं। ऐसा व्यक्ति अगर स्वयं का भी कोई कार्य करे तो उसमें ऊंची सफलता दिलाने का काम ये मंगल और गुरु का योग करता है। नौकरी में जाए तो नौकरी में उच्च सफलता, स्वयं का काम करे तो स्वयं के कार्य में उच्च सफलता ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये बात भी देखने को मिलती है कि जब कुंडली में मंगल गुरु का योग हो, देखिए मीन लग्न की कुंडली है, लग्नेश गुरु है और प्रमुख ग्रह सबसे योग कारक या सबसे मजबूत जो मेन ग्रह बनते हैं मीन लग्न की कुंडली में वो मंगल बनते हैं, भाग्य भाव और द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं।
तो इन दोनों का सप्तम भाव में साथ में होना इस बात को भी दृष्टिगोचर करता है कि ऐसे व्यक्ति को ये सफलता तो जीवन में प्रदान करेंगे ही, इनका संबंध लग्न से होने से ऐसा व्यक्ति अपने दम पर अपना मान सम्मान सब कुछ हासिल करेगा, सब कुछ बनाएगा। इस मंगल गुरु का प्रभाव ये भी देखने को मिलेगा कि विवाह के उपरांत ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय हो, ऐसा व्यक्ति और अधिक तरक्की प्राप्त करे और जीवन में उच्च सफलताओं को प्राप्त करे। इस योग के बल पर यह देखने को अवश्य मिलेगा। एक बात और नोटिस आप करेंगे, मंगल गुरु का जब योग होता है ना, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान बुद्धि विवेक तो अच्छा होता ही है, बल भी अच्छा होता है। साथ में एक बात ये भी देखने को मिलती है कि मंगल गुरु का योग होने पर ऐसे व्यक्ति की सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा तेज होती है। यानी कोई धीमी गति से भी बात कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के कान बहुत तेज होते हैं, जल्दी उसे सुन लेता है और कहीं ना कहीं अपने ज्ञान बुद्धि से सभी को ये चौंका भी देता है। तो ये बात इसके अंदर अच्छी देखने को मिलती है। तो इसीलिए मंगल गुरु का योग व्यक्ति को अलग विशेष एक अलग तरीके का गुण प्रदान करता है जो अच्छा रहता है। यहाँ पर फिर आप देख पाए होंगे कि चंद्रमा शुक्र भी साथ में है। जिस भी कुंडली में चंद्रमा शुक्र साथ में हो, ऐसा व्यक्ति स्वयं भी सौंदर्य प्रिय होता है, स्वयं भी दिखने में भी सुंदर होता है, अपने आप पर, अपने सुखों पर, रहन सहन पर ऐसा व्यक्ति अधिक खर्च भी करता है। अपने पहनावे पर, अपने आसपास जो चीज़ें रखेगा, कोई वाहन आदि खरीदेगा, कोई घर खरीदेगा तो इन पर अच्छा खर्च करेगा। खर्च भी मतलब कोई भी चीज़ें लेगा तो ये आप बोल सकते हैं कि लोकल चीज़ें नहीं लेगा, यानी जो मतलब कमज़ोर सी हो या फिर इतनी अच्छी नहीं नज़र आती हो, ऐसी चीज़ें कभी नहीं लेगा। सदैव महंगी और ब्रांडेड चीज़ें लेने का ऐसे व्यक्ति को शौक रहेगा। ऐसी चीज़ें या ऐसे कार्य करेगा जो न केवल देखने में अच्छे लगे बल्कि अन्य भी उसकी तारीफ करें। घर लेगा या बनाएगा तो ऐसा बनाएगा कि अन्य लोग उसकी तारीफ करें। वैसे चंद्रमा शुक्र साथ में होना तो ये खर्चीला स्वभाव बनाता है, लेकिन अच्छी बात है कि चतुर्थ में चंद्रमा होने के कारण जीवन में यह धन की कमी नहीं करता, बल्कि व्यक्ति जितना धन खर्च करता है ऐसे व्यक्ति का उतना धन बढ़ते जाता है। तो ये गुण यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में अच्छा रहेगा। चंद्रमा यहाँ बलवान अवस्था में भी है। आप देख पाते होंगे कि चंद्रमा अमावस्या के पास में है, सूर्य के पास में है, लेकिन इसको बल इस प्रकार मिल रहा है कि देखिए चंद्रमा इस कुंडली में कारक ग्रह होते हैं, पंचम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी बुध कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। जब भी ऐसी अवस्था बन जाती है तो ये चतुर्थ भाव और जो पंचम भाव का परिवर्तन है, ज्योतिष शास्त्र में इसे सर्वश्रेष्ठ राजयोग कहा गया है, महापरिवर्तन योग कहा गया है। और इस महापरिवर्तन योग के बल पर ऐसा व्यक्ति निश्चित ही न केवल ऊंची सफलता, ऊंची तरक्की प्राप्त करता है, बल्कि जीवन काल में अपने दम पर सब कुछ हासिल भी कर पाता है। चतुर्थ भाव व्यक्ति के सुखों का होता है। सुख भाव का स्वामी ज्ञान भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति जो सुख आदि अर्जित करेगा अपने ज्ञान बुद्धि विवेक के बल पर करेगा। यहाँ पर फिर इनकी कुंडली में सूर्य बुध का भी योग बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर पंचम भाव में सूर्य बुध का बैठना व्यक्ति को निश्चित ही ज्ञान बुद्धि विवेक का धनी बनाएगा और तेज बुद्धि वाला बनाएगा। कोई भी बात एक बारी में देखेगा, एक बार सीखेगा किसी विषय को, तो ऐसा बोला जाता कि ये तो मुझे आता है। मंगल गुरु भी कहीं ना कहीं यही करने का कार्य करेंगे, यानी जीवन में इनकी जो ग्रह अवस्था है निश्चित ही इनकी बुद्धि विवेक के बल पर इनको अधिक सफलता देने में सक्षम है। कहीं पर भी रहे तो ये उच्च पदों तक तो पहुंच ही जाएंगे। साथ में ये ऐसा भी देखने को मिलेगा कि जो जैसे सुपरवाइजर या इन्फेक्शन करना किसी चीज़ का, या फिर समझिए कि किसी को कुछ सलाह देना, ज्ञान देना, जैसे मंगल गुरु और बुध का प्रभाव ये बताता भी है कि कहीं ना कहीं या तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान देना, सलाह देना, इससे जुड़े काम अच्छे कर सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कोई नौकरी आदि भी करे तो वहाँ पर भी ऐसे कार्य जहाँ पर इसके अंडर में बहुत से लोग रहे और अंडर में लोगों को रख करके उनको सलाह दे कि किस तरह कौन सा काम करना है, मैनेजमेंट देखे, इस तरह का काम ये ग्रह करवाते हैं जो इनके लिए अच्छा भी है। बैंकिंग सेक्टर हो, फाइनेंस से रिलेटेड कोई काम हो, तो ऐसा व्यक्ति उनमें भी अच्छी सफलता अर्जित कर ही लेता है। यानी कुंडली में कहा जाए तो ग्रहों का जो बल है ये निश्चित ही अच्छा है। बस जैसे कई बार क्या है कि रात्रि का जैसे जन्म है, आप देख पा रहे 9:30 बजे का, सूर्य इतना मजबूत होता नहीं है, या रात्रि के समय पर सूर्य का जो ऊर्जा मिलनी चाहिए व्यक्ति को वो नहीं मिल पाती है, जिसके कारण थोड़ी सी कमजोरी सूर्य में होती है। रात्रि के समय चंद्रमा बलवान होता है तो ये अच्छी बात है कि जीवन में सुख संसाधन सभी अच्छी, एक से अधिक मात्रा में भूमि, भवन, वाहन, विशेषकर वाहन भी ऐसा व्यक्ति खरीदेगा तो ऐसा खरीदेगा कि सब लोग उसको देख करके कहीं ना कहीं उसकी तारीफ करें। घर भी बनाएगा तो ऐसा ही। तो ये सब बातें यहाँ पर अच्छी देखने को मिलेंगी और जीवन में तरक्की देने का ही काम करेंगी। तो ये कुंडली में मतलब बल अच्छा है। इनके कुछ प्रश्न है, उसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इनको शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा वैसे लंबे समय से चल रही है, अभी 2034 तक फिर भी चलने वाली है, लेकिन
शनि की महादशा में वर्तमान में शुक्र का अंतर है। आप जानते हैं शनि की महादशा में शुक्र का अंतर विशेष शुभ फलों को लेकर के तो नहीं आता है, सामान्य ही स्थिति प्रदान करने का कार्य करता है। इसका एक कारण कि दोनों के जो तत्व है वो अलग अलग होते हैं, तो तत्व अलग अलग होने से उनका जो परिणाम है वो इतना एकाएक सुखद नहीं आ पाता है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर यह बात भी बनती है कि शनि से जो शुक्र है नवमांश में छठे आठवें के संबंध में है, तो ये भी थोड़ी सी चिंताओं को कई बार बढ़ाने का काम कर देते हैं। स्वास्थ्य आदि में थोड़ा सा यहाँ पर खर्च बढ़ जाता है कई बारी, तो ये बात थोड़ी सी यहाँ पर कमजोर आती है। फिर एक बात और देखिए आप कि इनकी मिथुन राशि है। मिथुन राशि से पिछले 3 वर्षों को अगर आप देखेंगे तो शनि की इनको चली है ढैया। अब आप एक बात देखिए कि शनि और चंद्रमा का संबंध तो अच्छा है, चंद्रमा जैसा मैंने कहा कोई विशेष पीड़ित भी नहीं है, तो 7.5 या ढैया आदि इनको इतना परेशान या इतना नुकसान तो नहीं देंगी। लेकिन द्विस्वभाव राशि होने के कारण, द्विस्वभाव लग्न होने के कारण ये बात थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। मन में बेचैनी या मन में ये समझ करके चले कि क्या करे क्या ना करे, इस तरह की जो स्थिति है वो कई बार अधिक बनती देखी गई है। तो इनके साथ भी कहीं ना कहीं इस ढैया के समय पर यही स्थिति अधिक बनी होगी, क्या करे क्या ना करे, उलझन सा प्रभाव थोड़ा अधिक देखने को मिला होगा। लेकिन अब शनि का परिवर्तन हो गया है, जहां पर इनकी कुंडली में शनि है वहीं पर शनि का गोचर चालू हो गया है, तो ये शनि अच्छे रहेंगे। 12वें भाव में गोचर भी कोई ऐसा विशेष खराब नहीं रहेगा लग्न से, और चंद्रमा से भी देखा जाए तो ये 9वें भाव में रहेंगे, तो यानी धार्मिक क्षेत्रों में ज्ञान आदि में इनके जो रुझान है उसको बढ़ाने का ही कार्य करेंगे, तो ये अच्छी बात है। यानी इनके बुद्धि बल के विवेक के बल पर ये अच्छी सफलता अर्जित कर ले, ये देखने को मिलेगा। एक और प्रमुख बात जो इनकी कुंडली से आती है कि देखिए शनि की दशा है, 12वें भाव में भी शनि है, लाभ भाव के स्वामी है, तो ये खर्च की प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण कई बार धन संचय करने में थोड़ी परेशानी आती है। इन्हें चाहिए कि सोने चांदी या फिर ठोस वस्तुओं में धन की स्थिति को ये सेव करने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार इनके पास में जो पैसे रहेंगे ये इसको किसी न किसी रूप में खर्च कर दे, यही बात अधिक देखने को मिलेंगी। इसीलिए इनको चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जो धन का खर्च है उसको थोड़ा सा सोच विचार करके मैनेजमेंट बना करके चले, तो इनके जीवन में न केवल कोई परेशानी की स्थिति बनेगी और न ही कोई इनको जीवन में अन्य चीज़ों के लिए सोचना पड़ेगा। सभी काम ये आसानी से बल्कि बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि विवेक ग्रहों के द्वारा अच्छा दिया गया है, बस सही दिशा में उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। अब शनि का जो प्रभाव है वो भी शुभ हो जाने से और शुभता जो है कुंडली में वो बढ़ेंगी ही, उसका प्रभाव अच्छा ही मिलेगा। अब इनके आइए कुछ प्रश्न है, तो हम उनके प्रश्नों पर भी ध्यान देते हैं। और इनका मुख्य प्रश्न जैसे पहले तो विवाह से जुड़ा हुआ है। आप देख पा रहे हैं ये लग्न कुंडली से और चंद्र कुंडली दोनों से ही मांगलिक है, तो दोनों से मांगलिक होने का प्रभाव तो इनके जीवन पर पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि लग्न में जब भी मंगल कारक ग्रह बनते हैं तो मांगलिक होने का जो असर है पहले ही कम हो जाता है। यानी देखिए, एक तो होता है मांगलिक दोष और एक होता है मांगलिक योग। इनकी कुंडली में आप देखें तो मंगल सबसे प्रमुख ग्रह बनते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। इस मंगल का 7वें भाव में बैठना विवाह के बाद भाग्योदय करवाएगा, विवाह के बाद ये बड़ी सफलताओं को अर्जित कर पाएंगे। अब मांगलिक होने का जो प्रभाव है वो इनको खराब नहीं मिलेगा, बस इसके निदान हेतु इतनी ही आवश्यकता है कि जिस लड़की से विवाह करे उसकी कुंडली में भले वो मांगलिक नहीं भी हो, लेकिन कम से कम सूर्य, शनि, राहु या केतु में से कोई भी ग्रह केंद्र में बैठा हुआ हो, तो ये स्थिति भी इस मंगल के प्रभाव को कैंसिल कर देंगी, समाप्त कर देंगी। और फिर किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं रहेगी कि ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार से कोई मंगल की शांति करवाए या मांगलिक लड़की से ही विवाह करे, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे प्रमुख बात होती है मांगलिक में कि वो किस लग्न में बन रहा है। अब यहाँ मीन लग्न में मांगलिक होने का जो प्रभाव रहेगा, मंगल यहाँ पर कारक है, अच्छी स्थिति में बुध से तात्कालिक मित्रता में भी बैठे हैं। अगर बुध से तात्कालिक मित्रता में नहीं होते तो इसका प्रभाव थोड़ा कमजोर हो सकता था, वहां पर अन्य फिर चीजें इसके लिए करनी पड़ती। लेकिन इस मंगल का प्रभाव अच्छा रहेगा, तो मांगलिक लड़की से विवाह करना जरूरी नहीं, लेकिन सूर्य, फिर जैसे मैंने कहा शनि या राहु केतु में से कोई भी लड़की के जिससे विवाह करे उसके केंद्र में बैठा हुआ हो तो विवाह कर सकते हैं, बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं, और बहुत अच्छा प्रभाव ही उसका देखने को मिलेगा। विवाह के बाद तरक्की के योग है ही, तो वो भी जीवन में अच्छा परिणाम ही देने का काम करेगा। विवाह में विलंब की बात करें तो देखिए, यहाँ पर कुंडली में आप देखेंगे तो ऐसी कोई विशेष स्थिति नहीं, मांगलिक होना भी कोई ऐसी बड़ी खराबी की बात यहाँ पर नहीं, बल्कि ये तो जल्दी विवाह कराने में सक्षम भी है। लेकिन अगर आप नवमांश कुंडली में जाते हैं तो शुक्र और गुरु दोनों के दोनों जो विवाह कराने के कारक ग्रह के रूप में आते हैं, दोनों ही 6ठे और 8वें भाव में है।
ये स्थिति कहीं ना कहीं इनके बल को कमजोर करती है विवाह के लिए, और विवाह की स्थिति फिर जल्दी नहीं बन पाती। दूसरे नंबर की बात यहाँ पर यह है कि सप्तम भाव के स्वामी नवमांश में छठे भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव पर भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। ये स्थिति भी यहाँ पर विवाह होने में देरी को या बाधा को उत्पन्न करता देखा गया है, और इसी के परिणाम स्वरूप कई बार रिश्ते आदि अच्छे ना मिले या फिर किसी न किसी प्रकार से विवाह आदि शीघ्र ना हो पाए, इस तरह का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। वैसे तो इनकी कुंडली में वर्तमान समय अवधि पर अच्छे योग चालू हो गए हैं। जैसा मैंने कहा, शनि में शुक्र की अंतर्दशा है। भले ही इसे प्रमुख ग्रह की श्रेणी में यहाँ पर दोनों को न लिया जाए, लेकिन फिर भी शुक्र जो है ये स्त्री के या पत्नी के कारक होते हैं। नवमांश कुंडली के सप्तमेश भी है शुक्र, तो इसीलिए इस शनि में शुक्र की अंतर्दशा में इनका विवाह निश्चित ही हो जाएगा। इस तरह का प्रभाव यहाँ पर बन रहा है। अब वैसे देखा जाए तो शनि में शुक्र की जो अंतर्दशा है ये 2021 के दिसंबर से चालू हुई है, 2025 के जनवरी तक चलने वाली है। यानी अभी भी पूरा 2023 और पूरा 2024 ये दशा को चलना है। तो इसके बीच में कब विवाह होगा, उसके लिए आप देखिए कि वर्तमान यहाँ पर इनकी प्रत्यंतर दशा को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो वर्तमान समय में इनको राहु की प्रत्यंतर दशा चालू हुई है, उसके पश्चात गुरु की प्रत्यंतर दशा उसमें आएंगी। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर इनकी कुंडली में अब जो प्रत्यंतर दशा है इस वर्ष 2023 में इनको चल रही है, ये बहुत शुभ है, विवाह कराने में सक्षम है, मजबूत स्थिति में है। इसमें भी इनकी राशि से देखें तो गुरु अभी दशम भाव में है। अभी यहाँ पर मेष राशि में गुरु के जाने पर जो स्थिति है, ग्रहों में जो मजबूती है वो भी बढ़ जाएंगी। गुरु का गोचर चंद्र कुंडली से सप्तम भाव पर दृष्टि भी डालेगा, परिणाम स्वरूप विवाह की स्थिति भी शीघ्र बन जाएंगी और इसका परिणाम व्यक्ति को अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर फिर ये भी अच्छी स्थिति है कि कहीं ना कहीं विवाह के योग अभी ही मतलब बन रहे हैं, और एक और बात है कि पास में ही विवाह के योग बन रहे हैं। वैसे तो सप्तमेश का पंचम भाव में बैठना स्वयं की मर्जी से विवाह को भी दर्शाता है, लेकिन एक बात यह है कि यहाँ पर इनकी कुंडली में देखा जाए तो गुरु का प्रभाव जो सप्तम भाव में आ गया, ऐसी स्थिति में जान पहचान में ही रिश्ता मिल जाए और जान पहचान में ही विवाह हो जाए, इस तरह की बात देखने को मिलती है। विवाह का रिश्ता कोई जान पहचान का व्यक्ति बताए, इस तरह का प्रभाव मिलता देखा गया है, और वहीं पर इनका विवाह हो, ये बात भी यहाँ पर अधिक दृष्टिगोचर हो रही है, जो इनके लिए अच्छी भी है और अच्छा परिणाम देने वाली भी है। इसके पश्चात अगर इनकी कुंडली में बात की जाए, जैसे कहा कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर इनके विवाह के योग है, साथ में विवाह के योग अप्रैल 2023 के बाद बनते हैं। विशेष प्रभाव 2023 के एंडिंग के समय पर प्राप्त होता नजर आए, क्योंकि वहां पर अन्य ग्रह अवस्था भी विशेष शुभता को बढ़ा रही है। तो विवाह के लिए वर्ष की एंडिंग का जो समय रहेगा वो सर्वश्रेष्ठ आया है। उसी समय अवधि पर परिणाम इनको अच्छा मिले विवाह हेतु, ये बात इनके लिए बन रही है, जो आगे दृष्टिगोचर भी होंगी। यहाँ पर बाकी आप स्थिति को देखिए, कुंडली में विवाह के बाद के लिए प्रभाव अच्छा है। शुक्र की मजबूत स्थिति ये दर्शाती है कि विवाह के बाद व्यक्ति को तरक्की मिलेंगी। जीवन साथी भी कहीं ना कहीं थोड़ा भले गुस्सेल स्वभाव रहे, लेकिन फिर भी ये देखने को मिलेगा कि जीवन में साथ लेकर के सभी को चलने वाली और सभी के लिए अच्छा सोचने वाले स्वभाव की ही होंगी। दिखने में विशेष सुंदर और सौभाग्यशाली लड़की से विवाह के योग यहाँ पर अधिक बनते हैं। तो यानी कुंडली में विवाह हेतु जो प्रभाव है वो वर्तमान समय में अच्छा बना हुआ है, और शीघ्र ही उसका परिणाम इनको देखने को मिले, ये सब बात इनके साथ बन रही है। फिर एक बात ये भी बनी है कि इनका विवाह किसी कर्क लग्न या कर्क राशि की लड़की से हो, ये बात भी बन रही है। जैसा मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया था कैसे निकालना है इसे, वो भी आप जानते हैं। तो कर्क लग्न या कर्क राशि की लड़की से इनका विवाह हो, या फिर मकर लग्न या मकर राशि की लड़की से विवाह हो, इस तरह का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा बनता देखा जा सकता है। तो वो भी स्थिति अच्छी, अगर इससे जुड़ा कोई रिश्ता भी मिले तो इनको शीघ्र प्रयास करना चाहिए, वहाँ पर विवाह के योग प्रबलतम रहेंगे। इसके पश्चात इन्होंने पूछना बस यही चाहा है कि इनके कौन से ग्रह कमजोर है, कौन से ग्रह बलवान है। देखिए, ग्रहों की मजबूती की बात करें तो वैसे तो सभी ग्रह यहाँ पर अच्छी स्थिति में बैठे हैं। हाँ, राहु नवम भाव में होकर के कई बार पिता से मतभेद को उत्पन्न करता देखा गया है, या तालमेल में कमजोरी कई बार रहती है। नवम भाव में राहु हो तो ये एक बारी में कोई कार्य नहीं बन पाता, थोड़ा 2-3 बार प्रयास करने के बाद जाकर के सफलता मिल पाती है। तो नवम भाव में राहु होने से ये थोड़ी कमजोरी कई बार देखने को मिलती है। अगर जन्म स्थान से व्यक्ति दूर रहे तो सफलता ज़्यादा मिलती है। साथ में राहु के नवम भाव में होने पर
कई बार चिड़चिड़ेपन में, जिद्दीपन में वृद्धि भी हो जाती है। और राहु के नवम भाव में होने पर यह भी होता है कि कई बार पूजा पाठ आदि में व्यक्ति कितना ही मन लगाने वाला क्यों ना हो, लेकिन उनके प्रति कुतर्क करता देखा गया है, यानी कोई ना कोई सवाल उठाए। अगर सूर्य को अर्घ देने को कहेंगे तो ये भी प्रश्न उठता है कई बार कि क्या मतलब है पानी व्यर्थ बहाने से। तो ये बात भी कई बार इस तरह के जब राहु आदि का प्रभाव नवम भाव पर हो तो मन में आती देखी गई है। हालांकि गुरु से प्रभावित लग्न है, शनि यहाँ पर शनि 12वें भाव में है, चंद्रमा आदि सब अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति के मन में इस तरह की बातें तो न ही आए, यही देखने को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति धार्मिक रहे, अच्छा कर्म करने वाला रहे, परोपकारी रहे, ये सब बातें देखने को मिलेंगी, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर यानी ग्रहों में तो स्थिति अच्छी है, बस जैसा मैंने कहा कि सूर्य का बल यहाँ पर पूरी तरह अच्छा नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए सूर्य को बलवान करना चाहिए। वैसे छठे भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, लेकिन पंचम भाव में रात्रि के समय पर जन्म होने के कारण सूर्य का जो बल है थोड़ा कमजोर आया है। षटबल में वैसे सभी ग्रहों के पास अच्छा बल है, लेकिन सूर्य को थोड़ा और मजबूत करेंगे तो आत्मविश्वास और कोई भी चीज करने में अच्छी स्थिति बनेगी, मैनेजमेंट क्षमता बढ़ जाएंगी और सभी कार्यों को ये अच्छी तरह से कर पाएंगे। और बाकी जैसा कहा कि यहाँ पर केतु और राहु के प्रभाव से ही थोड़ा ये देखने को मिल सकता है कि कहीं ना कहीं एक बारी में कार्य न बने, 2-3 बार प्रयास करना पड़े। शनि की स्थिति भी जो 12वें भाव में है वो केवल खर्च आदि को बढ़ाती है, खराब नहीं होते शनि 12वें भाव में, बल्कि बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो शनि की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी है। ग्रह अवस्था में कोई ऐसे विशेष कमजोर ग्रह नहीं आए हैं। हाँ, लग्नेश जरूर गुरु केंद्राधिपति दोष से ग्रसित रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 केंद्र के स्वामी होकर एक और केंद्र में बैठे हैं। वैसे तो मजबूत है, बुध से तात्कालिक मित्रता में भी है, तो ऐसी अवस्था में केवल कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रतिदिन किसी मंदिर में जाना चाहिए, सभी काम को नियम से करना चाहिए जिससे सूर्य बलवान हो सके, बड़ों का अपमान ना करे, झूठ ना बोले और अच्छी तरह कार्य करे, ईमानदारी से कार्य करे, तो यहाँ पर सूर्य का प्रभाव, राहु का प्रभाव अच्छा हो जाएगा। विशेषकर गणेश जी की पूजा यहाँ पर अधिक से अधिक करनी चाहिए। गणेश जी और शिव जी की पूजा जितनी अधिक करेंगे उतना अधिक जीवन में शुभ परिणाम मिलेगा। इष्ट देव के रूप में भी यहाँ पर मैं कहूँगा कि शिव जी को या गणेश जी को ही अपना इष्ट माने और उनकी ही पूजा अधिक से अधिक जीवन में करें, तो जीवन में सभी कुछ इनको प्राप्त भी होगा, सभी प्रकार की सफलता भी ये अर्जित कर पाएंगे। और बाकी जैसा मैंने कहा कि मेन सफलता जो इनके जीवन में है विवाह के बाद है, तो ये और भी अच्छा रहेगा। देखिए, इस तरह की स्थिति में एक बात और मैं आपको बता दूं कि राहु केतु के मध्य सारे ग्रह है, लेकिन शनि एक बाहर है, तो ऐसे में कई बार इसको आंशिक काल सर्प दोष या काल सर्प दोष कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक भी ग्रह शनि राहु और केतु के साथ हो या उनसे बाहर की तरफ हो तो ये काल सर्प दोष नहीं बनता है और ना ही इसका कोई प्रभाव देखने को मिलता है। विवाह में देरी के अन्य कारण भी हो सकते हैं, या आपके कार्य में कोई रुकावट आ रही है तो उसका अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इसका दोष काल सर्प आदि को नहीं मानना चाहिए और ना ही इनकी कुंडली में कोई काल सर्प दोष बना हुआ है, इसीलिए उसकी चिंता भी यहाँ पर नहीं है। हाँ, मांगलिक दोष कई बार लोग बोल सकते हैं, लेकिन इनकी कुंडली में जैसा मैंने कहा मांगलिक योग बना है, इसका नेगेटिव असर इनको नहीं मिलेगा। ये बल्कि मंगल जीवन में सुख संसाधन में वृद्धि करेगा, जीवन में भाग्य धन आदि सभी में वृद्धि करेगा और विवाह के बाद और मजबूती से करेगा, तो ये बात यहाँ पर अच्छी है। दशा भी मैं कहूँगा इनको अच्छी ही है। शनि जो है निश्चित ही लग्न में कोई इसे कारक नहीं है, लेकिन अपनी ही राशि में 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये अपने लाभ भाव के प्रभाव को भी अच्छा करेंगे। वक्री हो जाने से इनकी शुभता में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं 12वें भाव में होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, जिसके कारण सभी परिस्थितियों में जीवन में सफलता ऊंचाई देने का काम करेंगे। और यहाँ पर ये जो गुरु को बल देंगे, जैसे मंदिर जाना, शिव जी की पूजा करना, गणेश जी की पूजा करना, जैसे इष्ट देव के रूप में उन्हीं को मान करके उनका अधिक से अधिक पूजन करना, इनको बहुत अच्छा परिणाम भी देगा और जीवन में सफलता देने का ही काम करेगा। अभी शनि में शुक्र है, इसके लिए कोशिश करें गाय को हरा चारा खिलाते रहे, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, या फिर सफ़ेद चीज़ों का दान आदि भी कर सकते हैं पूर्णिमा अमावस्या के दिन। उससे भी कहीं ना कहीं जो दशा आदि है उसका प्रभाव शुभ देखने को मिलेगा और जीवन में ये अच्छी तरक्की प्राप्त कर पाएंगे। एक और सामान्य प्रश्न इनका रह गया है, वो मैं आपको बताऊं कि इनका प्रश्न है कि इनको मकान बनाना चाहिए या फिर फ्लैट खरीदना चाहिए। वैसे देखिए, मकान बनाने के लिए यहाँ पर योग अच्छे हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो मकान बनाएगा, स्वयं का घर बनाएगा, वो आलीशान बनाएगा, बंगले जैसा बनाएगा, महल जैसा बनाएगा कि उसको अन्य लोग देख करके उसकी तारीफ करे। फ्लैट खरीदते हैं तो ये संभव है कि धन की स्थिति में यह बचाव हो जाएगा, तो यहाँ पर इनके लिए दोनों ही वैसे खराब नहीं, क्योंकि जैसे शुक्र भी बैठे चंद्रमा के साथ में, तो एक से अधिक भूमि भवन और वाहन के योग ये दर्शाता है, तो यानी ये घर और फ्लैट दोनों ही बना पाएंगे जीवन में।
तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अभी के समय पर इनको ये चाहिए कि अगर धन की स्थिति बहुत ही अच्छी हो, ऐसी स्थिति हो कि ये अपना घर बना ले और अच्छी स्थिति में, बल्कि महंगे से महंगी स्थिति लगा करके धन बना ले, तो इनको मैं कहूँगा कि घर बनाने की ओर जाना चाहिए, जहाँ पर आपकी मैनेजमेंट क्षमता का विशेष थोड़ा परीक्षण होगा। क्योंकि एक बात मैं बता दूं कि घर बनाएंगे तो चंद्रमा और शुक्र आपको अधिक से अधिक उसमें खर्च करने के लिए प्रेरित करेंगे, और ऐसी स्थिति में अधिक धन का व्यय करना अगर धन की स्थिति कमजोर हुई तो परेशानी में डालेगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि अगर धन की स्थिति पर्याप्त हो, ठीक हो, तो ऐसे में यहाँ पर घर बनाने की ओर जाए, और नहीं तो आगे जाकर के घर बनाया जा सकता है, उसमें भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाकी अभी के समय पर अगर धन आदि की स्थिति अच्छी हो तो घर बना सकते हैं, प्रॉब्लम की बात नहीं है। फ्लैट भी लेते हैं तो चिंता की बात नहीं, क्योंकि आगे चल करके तो घर बनाने के प्रभाव में भी स्थिति बन ही रही है। तो दोनों ही प्रकार से योग है, धन की स्थिति को देख करके कदम बढ़ाना चाहिए। बाकी इनकी कुंडली में अगर आप देख पाए तो सारे ग्रहों की स्थिति जो है मजबूत है। विवाह के योग भी वर्तमान में देखा जाए तो गुरु के परिवर्तन से यहाँ पर बन जाएंगे, जो मजबूत स्थिति इनके लिए प्रदान करेंगे, और विवाह के बाद तरक्की तो अच्छी है ही। ग्रहावस्था में अनुकूलता भी बढ़ गई है। अभी जो चीज़ें बताई है वो कीजिए, कन्याओं का, माता का, स्त्री वर्ग का सम्मान किया करे तो और भी अच्छा परिणाम मिलेगा। नियम से काम करे, सूर्य को अर्घ्य देना, सुबह जल्दी उठना, सभी काम को समय से करना, बड़े लोगों का सम्मान करना, इस तरह से कार्य करते रहेंगे तो जीवन में सफलता भी मिलेंगी और उच्च सफलता, उच्च पद ये प्राप्त भी कर पाएंगे। बाकी धन आदि हेतु सब योग अच्छे हैं। चंद्र कुंडली लग्न से बलवान है तो वो प्रभाव भी अच्छा देंगे, और चंद्र कुंडली बलवान होने के कारण ही मैं आपको बता पा रहा हूँ कि गुरु के गोचर से इनके विवाह के योग वर्तमान में अच्छे बनने वाले हैं। तो ये बात इनके लिए अच्छी है और जीवन में शुभ परिणाम देने वाली है। तो जो चीज़ें बताई है वो अपने जीवन से इनको जोड़ना है, बाकी ये अपने जीवन में अच्छी सफलता अर्जित कर ही पाएंगे। आप भी अगर इनकी कुंडली के विषय में कुछ बताना चाहे, कुछ कहना चाहे तो निश्चित आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, जो इनके लिए उपयोगी सलाह रहे। क्या इनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।